हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का मॉडल सेट 1 को देखेंगे। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में फ्रेंड्स हूबहू इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। अब आप लोग का एग्जाम पैटर्न जो है वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग का एग्जाम पैटर्न नहीं बदलेगा दोस्तों। अब आप लोग का जो है वो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा प्लस 50 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। और 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग के एग्जाम में दोस्तों ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो अब आप लोग के एग्जाम की तैयारी में अच्छे तरीके से जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये आपका हो गया समतल दर्पण, ठीक है। इधर से कोई किरण आता है, इसको बोला जाता है आपका आपतित किरण, ठीक है। और ये दर्पण से टकरा के ये आपका हो गया परावर्तित किरण, ठीक है। इनके बीच जो अभिलंब बनता है फ्रेंड्स, ये दोनों की कोण के बीच जो है वह बराबर डिग्री बनता है, ठीक है। आपका 90 डिग्री का कोण बनता है तो दोनों तरफ फ्रेंड्स आपका 45 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। ये भी आपका 45 डिग्री कोण और ये भी आपका 45 डिग्री का कोण, ठीक है। दोनों साइड आपका जो कोण है वो आपका बराबर बनता है। यहाँ पूछा गया दोस्तों परावर्तन कोण क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री और ये आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण हो गया, इसको बोला जाता है दोस्तों ध्रुव, ठीक है। ये फोकस और ये आपका बोला जाता है इसको वक्रता केंद्र, ठीक सी बोला जाता है। ये जो आपका लाइन मिलता है दोस्तों इसको आपका बोला जाता है मुख्य अक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको रटना नहीं, बस आपको समझना है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में आसानी से टिक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग समझे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपका हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। 2022 में, 2023 में, ये आपका 2024 में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सूत्र को याद रखना है, ठीक है। एफ का मान देखिए दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर, आर का मान पूछा है तो आर बराबर क्या हो जाता है दोस्तों 2F, ठीक है। 2F 2 यहाँ पे हो जाएगा और एफ का मान कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। गुना कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया, ठीक है, जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण, इसको बोला जाता है दोस्तों आपका ध्रुव। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, इसको बोला जाता है आपका वक्रता केंद्र, इसको बोला जाता है आपका फोकस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों अब प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, ठीक है। मतलब वस्तु को दोस्तों कहाँ पे रखेंगे जिससे उसका प्रतिबिंब जो है वह सीधा बनेगा और आवर्धित मतलब दोस्तों बड़ा बनेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे वस्तु रखते हैं, ठीक है, ध्रुव और फोकस, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच में दोस्तों अगर आप यहाँ पे वस्तु को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा ये आपका दर्पण के पीछे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव और फोकस के बीच आप वस्तु को रखेंगे, ठीक है। तब जाके आपका जो प्रतिबिंब है ये आपका सीधा और बड़ा बनेगा दर्पण के पीछे। आगे देखिए पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है। गाड़ी के जो साइड मिरर होता है दोस्तों उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे हम लोग पीछे की सारी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो उत्तल दर्पण है वो आपका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, यह प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो आपको एक बाल्टी ले लेना है, उसमें आपको पानी डाल देना है और आपको 5 रुपये या फिर 10 रुपये का सिक्का डाल देना है उसमें, ठीक है। उसमें आप सिक्का डालेंगे तो वो थोड़ा सा आपका उठा हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये दोस्तों आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए सातवां नंबर प्रश्न है, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए आठवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तल लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, ठीक है। उत्तल लेंस के दोस्तों अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस हो गया दोस्तों, ये आपका इधर से किरण आता है तो ये सीधा आपका एक जगह से यहाँ पे मिला देता है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह मिला देता है, एक जगह यहाँ पे प्रकाश की किरण को एकत्रित कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुतली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट
आंसर है। आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है। ये दोस्तों हर एग्जाम में आपका पूछा गया है, 2022, 2023 और 2024 में भी यह पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए आपका 11वां नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो ये दोस्तों आपका वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जरा दूरदृष्टा होने का क्या कारण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेत्र का जो स्पंदन क्षमता होता है दोस्तों ये घट जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, तो आयु में धीरे धीरे वृद्धि होने के साथ होता है, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स आपका स्पंदन क्षमता कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए आपका 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। दोस्तों आपको संतुलित करना आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संतुलित करने के लिए, ठीक है। अगर आपको संतुलित करना आता होगा तो 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि संतुलित कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों संतुलित करना होता है मतलब दोस्तों ये जो आपका लेफ्ट साइड है और ये जो आपका राइट साइड है, ठीक है, दोनों साइड आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसी को आपको संतुलित कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका आयरन कितना है, 1 है। यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया। आगे देखिए बी नंबर आपका, यहाँ पे आयरन कितना है, 3 आयरन है, ठीक है। यहाँ पे आपका आयरन कितना है, 3 आयरन है, ठीक है। यहाँ पे आपका ठीक है। हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना है, 2 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8 यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आयरन कितना है, 3 आयरन है, ठीक है। यहाँ पे आपका आयरन कितना है, 3 है, ये सही है आपका। 4 दूना 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 8 हाइड्रोजन है, 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन 8 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए दोस्तों 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है। तो दोनों तरफ आपका संतुलित हो गया। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, ठीक है। उपचयन मतलब दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन मतलब दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन ह्रास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा है, CuO प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दोस्तों इसका जो है वह अपचयन हो रहा है किसके साथ, यहाँ पे कॉपर के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए CuO है, यहाँ पे कितना है, Cu है, ठीक है। तो यहाँ पे अपचयन किसका हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे कितना हो गया, H2O, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये आपका हो गया उपचयन, ठीक है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उपचयन और अपचयन किसमें हो रहा है, तो हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका C+O2 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CO2, ठीक है, CO2। ये जो आपका भाग लेते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में, ये आपका अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो बनता है दोस्तों, ये जो बनता है ये आपका उत्पाद कहलाता है, ठीक है। दोनों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान का होता है। तो ये दोस्तों आपका बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न में है, ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है, CH4 + 2O2 बराबर CO2 + H2O + ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये आपका ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, 19 नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ पे दोस्तों एक आपका समीकरण दिया गया, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए की जगह पे आप क्या रखेंगे, ठीक है। ए की जगह पे आप क्या रखेंगे, जो अम्ल के साथ मिलकर लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा, ठीक है। ए की जगह पे आपको क्या रखना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कार्बोनेट रखेंगे, ठीक है, धातु कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। अगर यहाँ पे आप धातु कार्बोनेट रखेंगे तो धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, ठीक है, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल मिलकर फ्रेंड्स आपका लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए दोस्तों 20वां नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों नीला पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा मतलब क्षार, ठीक है। इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा क्षार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये आपका अम्ल है, ये भी आपका अम्ल है और ये भी आपका अम्ल है, ठीक है।
अगर आप अम्ल डालते हैं दोस्तों तो नीला पत्र जो है वह लाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है लाल नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, क्षार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न है, दिए गए लवण में क्रिस्टलीय का जल मौजूद है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CuSO4.5H2O। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जल मौजूद है 5H2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 22वां नंबर जो प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। इसे दोस्तों आपका धोने का सोडा भी कहा जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 23वां नंबर प्रश्न है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है, यह पदार्थ में कौन क्षारक है। ठीक है, ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही रिपीटेड सवाल है, ये आपका 2022-2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये 100% प्रश्न है फ्रेंड्स कि आपका 2024 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मात्र बस इसको फ्रेंड्स स्केल को याद रखना है। ठीक है, ये आपका स्केल है, इसको यहाँ पे आपको 7 मान लेना है, बाकी इधर से दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये बीच में आपका 7 रहेगा और 7 के बाद आपका आ जाएगा 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और ये जो आपका 7 से नीचे रहता है दोस्तों, ठीक है, ये जो आपका 7 से नीचे रहेगा ये आपका अम्ल होता है। ठीक है, और 7 से जितने भी ऊपर होते हैं जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये आपका क्षार होता है। ठीक है, और ये जो आपका 7 होता है फ्रेंड्स ये आपका उदासीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है यह पदार्थ में कौन क्षारक है। ठीक है, ए में है आपका 2, बी में आपका 4, 3 में आपका 7 और डी में है आपका 14। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कौन क्षारक है, मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इनमें कौन क्षारक है। ठीक है, आगे देखिए 25वां नंबर प्रश्न है, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये जो आपका चित्र दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो इसमें दोस्तों आपका वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों कौन सी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में फ्रेंड्स आपका जल का आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता होता है, क्लोरोप्लास्ट का भी आवश्यकता होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का आवश्यकता नहीं होता है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका परजीवी पोषण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 29 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, ये है आपका वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो वसा के लिए दोस्तों आपका लाइपेज एंजाइम उत्तरदायी होता है। ठीक है, बाकी आपका हो गया पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये फ्रेंड्स आपका प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, और टाइलिन जो है दोस्तों ये आपका लार में रहता है। ठीक है, लार में आपका कौन सा एंजाइम रहता है, तो टाइलिन एंजाइम रहता है, और पेप्सिन और ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज जो है दोस्तों ये आपका वसा का पाचन करता है। ठीक है, आगे देखिए 30वां नंबर प्रश्न दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये था दोस्तों मॉडल सेट 1 जिसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, दोस्तों आपको वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।